वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के 2020 का साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये साइंस का जो पेपर होता है वो 1 घंटे का पेपर होता है और देखिए 25 नंबर का ये पूरा पेपर होता है, जिसमें देखिए वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस होते हैं, फिर उसके बाद अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस होते हैं और लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वस्तुनिष्ठ टाइप प्रश्न, जिसमें देखिए प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद देखिए अति लघुत्तरीय टाइप जो क्वेश्चन हो जाते हैं उसमें भी आपको एक क्वेश्चन पर 1 अंक प्राप्त होगा। और उसके बाद जो आपका लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं उसमें आपको एक क्वेश्चन पर 2 नंबर प्राप्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। तो चलते हैं आज की सीरीज़ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चन है। चलते हैं, देखते हैं दाब का मात्रक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन आपकी जो है वो है, फर्स्ट नंबर पर हो गया जूल, सेकेंड नंबर पर हो गया न्यूटन माइनस मीटर, और देखिए थर्ड नंबर पर हो गया किलोग्राम, और फोर्थ नंबर पर हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए आंसर जानने से पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। देखिए दाब बराबर, यानी दाब का सूत्र या मात्रक बोल लीजिए बल प्रति क्षेत्रफल, यानी देखिए बल का मात्रक न्यूटन तथा क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर में व्यक्त किया जाता है। दाब को पी से, देखिए दाब को किससे डिनोट किया जाता है, तो देखिए दाब को पी से, और देखिए बल को एफ से, और क्षेत्रफल को ए से व्यक्त करते हैं। तो इसलिए इसका जो मात्रक हो जाता है, यानी कि देखिए दाब का मात्रक हो जाता है वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि जो 4 नंबर आपका ऑप्शन है ये आपका राइट हो जाता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुकिंग गैस एलपीजी में किसकी मात्रा अधिक होती है। तो इसमें फर्स्ट नंबर पर है मेथेन, सेकेंड नंबर पर है ब्यूटेन, थर्ड नंबर पर है एथेन, और फोर्थ नंबर पर है एथिलीन। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं डिटेल में, उसके बाद आंसर की तरफ चलते हैं। देखिए अगर एलपीजी की बात करें तो मुख्यतः 2 गैसों का मिश्रण होता है। तो किसका किसका मिश्रण होता है, तो प्रोपेन और देखिए किसका मिश्रण होता है, और ब्यूटेन, इनका मिश्रण होता है। तो प्रोपेन प्लस ब्यूटेन मिलकर जो है ये एलपीजी गैस बनती है, और इसमें जो जिसकी मात्रा अधिक होती है तो उसका आंसर ब्यूटेन हो जाता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लेखक हैं। तो इसमें ऑप्शन 1 हो जाता है आर्यभट्ट, ऑप्शन 2 हो जाता है डॉक्टर हार्वर्ड माइकल, ऑप्शन 3 हो जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई, और ऑप्शन 4 हो जाता है उपरोक्त सभी। तो इसका देखिए आंसर आपका जो है वो आपका थर्ड, यानी डॉक्टर विक्रम साराभाई, ये आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्रतिजैविक औषधि हैं। तो इसमें फर्स्ट नंबर पर है पेनिसिलिन, सेकेंड नंबर पर है इंसुलिन, थर्ड नंबर पर है ऑक्सिन, और फोर्थ नंबर पर है ऑल्ड्रिन। तो इसमें इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए प्रतिजैविक क्या होते हैं, तो जिन्हें हम इंग्लिश में एंटीबायोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इन्हें हम एंटीबायोटिक कहते हैं। देखिए जो कि सूक्ष्म जीव जैसे कवक हो गया, फफूंद हो गया, जीवाणु हो गया आदि से तैयार किए जाते हैं। किन से तैयार किए जाते हैं, तो देखिए कवक से, कवक हो गया, फफूंद हो गया, और देखिए जीवाणु, और देखिए इनसे तैयार किया जाता है। और जो हानिकारक जीव होते हैं जो कि मनुष्य में संक्रामक रोग उत्पन्न करते हैं, उनकी वृद्धि को रोकने का कार्य करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम प्रतिजैविक औषधि कहते हैं। इस तरह से जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो आपका पेनिसिलिन हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संचारी रोग हैं,
तो देखिए संचार मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में फैलना, यानी संचारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेजी से फैलते हैं। जैसे देखिए हैजा हो गया, चेचक हो गया, छोटी माता हो गई, और देखिए डेंगू हो गया, ज्वर हो गया, सुजाक हो गया, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी और सी, ऐसे बहुत सारे रोग हो जाते हैं। अब देखिए, अब इन रोगों के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी जो ट्रिक है वो आप लोगों को, अगर आप लोग ट्रिक अच्छे से समझ लेंगे तो कभी भी आप लोग नहीं भूलेंगे। इस तरह का अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग कभी भी ये क्वेश्चन नहीं भूलेंगे। तो देखिए ट्रिक है, पंडित का टीका न्यू है। तो देखिए पा से क्या हो जाता है, पा से आपका प्लेग हो जाता है, और देखिए आपका डी से डिप्थीरिया हो जाता है, ता से देखिए टिटनेस, और का से काली खांसी, और देखिए टी से टाइफाइड, और का से कुष्ठ रोग, और देखिए न्यू से निमोनिया हो जाता है, और है से हैजा हो जाता है। ये आपके इतने रोग हो गए, ठीक है ना। तो उसमें देखते हैं इसका जो राइट आंसर है यानी संचारी रोग। तो संचारी रोग देखिए हैजा है, या कैंसर रोग है, या मधुमेह है, या जोड़ों में दर्द है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन फर्स्ट यानी हैजा हो जाता है। उसके बाद देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर आपके वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। देखिए फुलरीन किसे कहते हैं, उत्तर है फुलरीन तथा ग्रेफाइट कार्बन के क्रिस्टलीय रूप है। और आप लोग क्रिस्टलीय रूप के बारे में अच्छे से जानते हैं, ये हम अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप लोगों को डिटेल में समझना है तो आप हमारी पिछली वीडियो उस पर लिंक पे क्लिक करें और आपको वो प्रोवाइड हो जाएगी और आप लोग देख सकते हैं उसको। तो क्रिस्टलीय अपर रूप है, इनमें कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थित होते हैं। इनकी निश्चित क्रिस्टलीय संरचना होती है जिनके गुणों में विशिष्टता पाई जाती है, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है परावर्तन के नियम लिखिए। तो परावर्तन के नियम देख लेते हैं। देखिए परावर्तन के नियम, किसी चमकीले पृष्ठ से टकराने के पश्चात प्रकाश में किरणों के मार्ग परिवर्तन की घटना परावर्तन कहलाती है, ठीक है ना। क्या चीज, देखिए समझते हैं इसको फिर से। किसी चमकीले पृष्ठ से टकराने के पश्चात प्रकाश में किरणों के मार्ग परिवर्तन की घटना को क्या कहा जाता है, तो परावर्तन कहा जाता है। और देखिए इसके नियमों की बात अगर करते हैं तो देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पर हो जाता है आपका आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। उसके बाद देख लेते हैं सेकंड पॉइंट, आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तो आयतन कोण आई और परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का, यानी कि देखिए ये प्रकाश का परावर्तन का है चित्र है, इसको आप लोग अच्छे से देख लें। और ऐसे इस तरीके का अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप लोग इसको अच्छे से बना पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इजी है। आप लोग देखिए इस तरीके से बनाया गया है। देखिए ये सीधी समतल रेखा, एकदम से ऐसे सीधी रेखा, और इसमें प्रकाश का ये दर्पण और आयतन बिंदु, और देखिए आपतित किरण और आयतन, और परावर्तित किरण है और आयतन कोण है, और परावर्तन कोण और अभिलंब, ठीक है ना। आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसके बाद देख लेते हैं ये किसका चित्र है, तो प्रकाश का परावर्तन का, ठीक है ना। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु द्वारा फैलने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए। तो अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताई कि जीवाणु द्वारा फैलने वाले रोगों के नाम, तो इसमें देखिए बहुत सारे हैं, आपको सिर्फ 2 ही लिखने हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न हो जाती है
कि इस जीवाणु द्वारा फैलने वाले रोग हैं कौन से। तो अभी मैंने जो आप लोगों को ट्रिक बताई, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि पंडित का टीका न्यू है। तो देखिए, पा से कौन सा रोग हो जाता है, प्लेग हो जाता है। और देखिए डी से क्या हो जाता है, तो डी से आपका हो जाता है डिप्थीरिया। क्या हो जाता है, डिप्थीरिया। और देखिए उसके बाद ता से टिटनेस, ता से टिटनेस हो जाता है। और उसके बाद देख लेते हैं का से, का से क्या हो जाता है, का से हो जाता है काली खांसी, का से हो जाता है आपका काली खांसी। और उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं, देखिए टी से हो जाता है टाइफाइड, टी से हो जाता है टाइफाइड। और देखिए का से हो जाता है कुष्ठ रोग, का से हो जाता है आपका कौन सा रोग, तो का से हो जाता है आपका कुष्ठ रोग। और उसके बाद देखिए न्यू से हो जाता है, न्यू से क्या हो जाता है, तो देखिए न्यू से निमोनिया हो जाता है, न्यू से निमोनिया हो जाता है आपका निमोनिया। और देखिए है से क्या हो जाता है, तो है से हैजा हो जाता है, ठीक है ना, है से हैजा हो जाता है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये ट्रिक बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आप इस ट्रिक को कभी भी नहीं भूलेंगे। देखिए अब इतने ये रोग हैं, तो उसमें से कोई 2 रोग आपको लिखने हैं, तो आप कोई से भी 2 रोग लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे देखिए टिटनेस और हैजा लिखा है, आप उसमें कोई से भी लिख सकते हैं और ये भी आप लोग लिख सकते हैं। चाहे तो टिटनेस और हैजा लिख लें और चाहे तो डिप्थीरिया, काली खांसी, कुष्ठ रोग, निमोनिया, हैजा, इनमें से कोई से भी रोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये रोग कौन से हैं, तो जीवाणु द्वारा फैलने वाले रोगों के नाम हो गए और ये ट्रिक जीवाणु द्वारा फैलने वाले रोगों के नाम की है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखते हैं किस शिरा में शुद्ध रुधिर पाया जाता है। तो अगर इसकी बात की जाए तो सबसे पहले जानेंगे कि शिरा होता क्या है। तो शिराएं वे रुधिर वाहिनियां होती हैं जो कि रुधिर को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर वापस ले जाती हैं। क्या करती हैं, तो रुधिर को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर वापस ले जाती हैं या ले जाने का कार्य करती हैं। शिराओं में जो पल्मोनरी शिरा होती है उसमें सिर्फ क्या होता है, उसमें सिर्फ शुद्ध रक्त बहता है। और देखिए इसकी विशेषता क्या है, तो हम जान लेते हैं। देखिए जो इनकी दीवारें पतली होती हैं, कैसी होती हैं इनकी दीवारें, तो इनकी दीवारें पतली होती हैं और देखिए कम लचीली होती हैं। कैसी होती हैं, तो कम लचीली होती हैं। उसके बाद देखते हैं, देखिए इसमें रुधिर कम दबाव के कारण सामान्य गति से बहता है और इसमें रुधिर न रहने के कारण ये चिपक जाती है। जब इसमें रुधिर नहीं रह जाता है तो देखिए क्या होती हैं, तो ये चिपक जाती है। और इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग नीला या बैंगनी कैसा हो जाता है, तो इसका रंग नीला या बैंगनी होता है, ठीक है ना। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे यानी पौधों में पाई जाने वाली जड़ों के नाम लिखिए। अब देखिए इसमें पौधों में पाई जाने वाले जड़ें, तो आप जानते हो कि जड़ें होती हैं ज़मीन के अंदर होती हैं। जड़ों के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो पेड़ पौधों का जो भाग जो नीचे की तरफ यानी ज़मीन में होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जड़ कहते हैं। और जड़ होती कितनी तरह की है, तो जड़ देखिए आपकी पहली तो मूसला जड़ हो जाती है और दूसरी अपस्थानिक जड़ हो जाती है। अपस्थानिक जड़ को ही हम रेशेदार जड़ कहते हैं या झकड़ा जड़ कहते हैं। देखिए मूसला जड़ किसकी होती हैं जड़ें, तो देखिए मूसला जड़ जैसे आपकी मूली हो गई, इसकी आपकी जो है ये मूसला जड़ होती है, ठीक है ना। और उसके बाद देख लेते हैं जैसे अपस्थानिक जड़ या रेशेदार जड़ या झकड़ा, जैसे वो सतावर होती है तो वो जो जड़ होती है तो उसकी जड़ कुछ इस टाइप की बनी होती है। वो झकड़ा मतलब झकड़े का मतलब होता है कि एकदम से इस तरीके से, तो ये झकड़ा जड़ होती हैं। इस झकड़ा जड़ को ही हम रेशेदार जड़ भी कहते हैं
और अपस्थानिक जड़ भी कहते हैं। आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। किसी भी तरीके का अगर आपका ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग लिख पाएँ, क्योंकि देखिए जैसे नेम में चेंजिंग है या अपस्थानिक जड़ हो गया, रेशेदार जड़ हो गया, झगड़ा जड़ हो गया, तो ये एक ही प्रकार है और मूसला जड़ अलग है, तो आप लोग इनको याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रकृति के कठोरतम पदार्थ का नाम लिखो। तो कठोरतम पदार्थ देखिए क्या हो जाता है, तो कठोरतम पदार्थ आपका देखिए हीरा हो जाता है। क्या हो जाता है? हीरा हो जाता है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हीरा हो जाता है। और हीरा देखिए जो होता है वो कुछ ऐसे करके, ये इसमें जो इसकी वो होती हैं, हमने आपको बताया था अपने पिछली वीडियो में कि जो इसकी लहरें उसको हम देख सकते हैं, ठीक है ना, ये सीधी साफ होती हैं तो ये हमको दिखती हैं, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चन हो गए, मतलब देखिए बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। अब हम लोग लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि एक क्वेश्चन पर आपको 2 नंबर दिलाएगा। चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, पेट्रोल की जीवाश्म ईंधन क्यों कहा जाता है, यानी कि पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन क्यों कहा जाता है। तो जीवाश्म ईंधन ऐसे ईंधन जिनकी उत्पत्ति करोड़ों वर्ष पूर्व जीव जंतु एवं वनस्पतियों के उच्च दाब और ताप में पृथ्वी के अंदर दबने से हुई है, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। देखिए जैसे आपका हो गया, जैसे आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई आदि, ठीक है ना। अब देखिए पेट्रोल जीवाश्म ईंधन कैसे है। तो देखिए पेट्रोलियम एक गाढ़ा, चिपचिपा, दुर्गंध युक्त तथा गहरे रंग का ज्वलनशील पदार्थ है। कैसा है जो पेट्रोलियम है वो कैसा होता है, तो गाढ़ा, चिपचिपा और ज्वलनशील और दुर्गंध वाला गहरे रंग का पदार्थ है, जो पृथ्वी के अंदर विभिन्न गहराइयों पर चट्टानों के ऊपर पाया जाता है। यानी कि देखिए कहाँ पाया जाता है, तो पृथ्वी के अंदर विभिन्न गहराइयों में, यानी विभिन्न गहराइयों पर चट्टानों के ऊपर पाया जाता है। देख लेते हैं। देखिए पेट्रोल, डीजल, केरोसिन अथवा मिट्टी का तेल पेट्रोलियम से ही प्राप्त होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मनुष्य के उत्सर्जी तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं और देखिए वर्णन की आवश्यकता नहीं है। तो चलते हम लोग देख लेते हैं नामांकित चित्र। तो मनुष्य के उत्सर्जी तंत्र का नामांकित चित्र देखिए आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे, इस तरह से कुछ बनेगा। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप लोग देखिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि ये चित्र बनाना हम आपको बताएं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में चित्र आप लोगों को ये बताएंगे कि कैसे बनता है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या हो जाता है, आपका ये चीज़ जो है ये बायां वृक्क हो जाता है। उसके बाद देखिए ये दायां वृक्क हो जाता है और देखिए महाधमनी, ये महाधमनी हो जाती है आपकी, और ये यहाँ पे महाशिरा हो जाता है। और देखिए ये आपका मूत्रवाहिनी हो जाती है, ये आपका मूत्राशय हो जाता है और ये आपका मूत्र मार्ग हो जाता है। और देखिए ये मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र है। आप इस तरीके से चित्र बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें पहली बात तो वर्णन की आवश्यकता नहीं है, और आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि वैसे भी छोड़ना तो कोई भी क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन जो चित्र वाले क्वेश्चन हो उनको आप ज़रूर से पुट करें, क्योंकि देखिए इसमें आप लोगों को पूरे नंबर प्रोवाइड होते हैं, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऊंट की संरचना मरुस्थलीय जीवन के अनुकूल है, सिद्ध कीजिए। देखिए अनुकूल मतलब क्या होता है, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि अपने आसपास के वातावरण में किसी जीव द्वारा, यानी अपने आप को वहाँ पे ढाल लेना, यही क्या होता है, यही आपका अनुकूलन हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ पे जो रहता है वो उस वातावरण में ढल जाता है, इसी को हम अनुकूलन कहते हैं, अथवा सामंजस्य स्थापित कर लेता है, ठीक है ना।
तमाम जीवधारियों में इसके लिए प्राकृतिक रूप से स्थायी शारीरिक लक्षण उत्पन्न होते हैं, जैसे जलीय जीव मछलियों में सांस लेने के लिए गिल्स। तो देखिए मरुस्थलीय क्षेत्र में ऊंट में लंबे समय तक बिना पानी के रहने के लिए अनुकूलन किसी विशेष वातावरण में जीवधारी को सुगमतापूर्वक जीवन व्यतीत करने एवं वृद्धि हेतु रचनात्मक एवं क्रियात्मक स्थायी परिवर्तन उत्पन्न होने की प्रक्रिया है। तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अनुकूलन क्या है, तो जिस वातावरण में हम रहते हैं अपने आप को वहीं पे ढाल लेते हैं, या हमारा शरीर ऐसा होता है कि वहाँ पे वो ढल जाता है, उसी के वातावरण में हम लोग रहने लगते हैं और हमारे लिए वो अनुकूल हो जाता है, तो उसी को अनुकूलन कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम लिखें। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम है, तो क्या है, फर्स्ट नंबर पे हो गया, जब वस्तु अनंत पर हो। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण की नाभि पर वास्तविक उल्टा तथा बहुत छोटे आकार का बनेगा, क्योंकि अनंत से आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। इस प्रकार सभी किरणें फोकस पर मिलती हैं। देखिए इस तरीके से आप लोगों को चित्र बनाना है। देखिए बहुत ही आसानी से आप लोग ये चित्र बना लेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। आप लोग चित्र ज़रूर बनाइएगा। मैंने भी आप लोगों को बताया कि देखिए थ्योरी आप लोगों ने लिख दी और बोले कि जो है मतलब ये हो जाता है कि चित्र नहीं बनाएंगे, हमने थ्योरी तो लिख दी है, हमको पूरे नंबर प्रोवाइड हो जाएंगे। तो जहाँ पे चित्र बनने वाला हो वहाँ पे आप लोग चित्र ज़रूर बनाएं, ठीक है ना, वो भी नामांकित चित्र। अब देखते हैं इसका सेकेंड बिंदु जो है, यानी सेकेंड पॉइंट है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो। तो देखिए इस स्थिति में प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा नाभि के बीच में वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनेगा, क्योंकि पी क्यू वस्तु के किसी कोण पर झुके हुए समतलों के बीच में होता है। आइए अब इसका चित्र देख लेते हैं। देखिए कुछ इस तरीके का ये चित्र है, आप लोग इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस कर लें। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग ना कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, हम आप लोगों को अच्छे से चित्र बनाना बताएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग देख लें और आप लोग चित्र बनाना सीख लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राकृतिक संपदा क्या है, इसके संरक्षण के उपाय लिखें। तो प्राकृतिक संपदा, प्राकृतिक संसाधन वे प्राकृतिक पदार्थ हैं जो अपने आसपास के मूल प्राकृतिक रूप में मूल्यवान माने जाते हैं, ठीक है ना। एक प्राकृतिक संसाधन का मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि कितना पदार्थ उपलब्ध है और उसकी मांग कितनी है। देखिए जो प्राकृतिक संपदा है, देखिए इसमें कौन कौन से हो जाते हैं। तो फर्स्ट आपका होता है नवीकरणीय संसाधन और आपका सेकंड हो जाता है अनवीकरणीय संसाधन, जो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि नवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं और अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो देखिए जो आपके क्वेश्चन में है, देखिए क्वेश्चन में है कि इसके संरक्षण के उपाय। तो संरक्षण के उपाय देख लेते हैं कि प्राकृतिक संपदा हमारी पूंजी है, जिसका लाभकारी कार्यों में सुनियोजित ढंग से उपयोग होना चाहिए। इसके लिए किसी देश या प्रदेश के संसाधनों की जानकारी होनी चाहिए। फिर वह ध्यान रखना चाहिए कि विभिन्न संसाधन परस्परावलंबी तथा परस्पर प्रभावोत्पादक होते हैं। अतः एक का हास्य हो तो नाश हो तो उसका कुप्रभाव पूरे आर्थिक चक्र पर पड़ता है। जो संसाधन, देखिए जो संसाधन या प्राकृतिक संपदा सीमित है उसे अंधाधुंध समाप्त करना अदूरदर्शिता है। सीमित परिमाण वाली संपदा, देखिए कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है ना। और देख लेते हैं फर्स्ट नंबर पर है इसमें क्या करना चाहिए। तो मृदा संरक्षण, सेकंड नंबर पर है वनस्पति संरक्षण,
3rd नंबर पर है जीव जंतुओं का संरक्षण, और 4 नंबर पर है जल संरक्षण, और 5 नंबर पर है वायु संरक्षण। आप लोग इसी तरीके से पॉइंट डाल के लिखें और हेडिंग डाल के लिखें, तो देखिए आप लोगों की कापी जो है बहुत ही अच्छी लगेगी और आप लोगों को नंबर भी बहुत अच्छे प्रोवाइड होंगे। देखिए जब भी कॉपी लिखी जाती है तो उसमें क्या होता है कि हेडिंग आप लोग डालें अच्छे से, अच्छे काले पेन से हेडिंग डालें, उसके बाद नीले पेन से आप लोग उसका आंसर लिखें, ठीक है ना। ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन फिर भी हमने आप लोगों को ये चीज़ बता दी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से होने वाली हानियों को संक्षेप में बताएं। तो देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी से होने वाली हानियाँ, देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जहाँ एक और लाभ है वहीं दूसरी ओर हानि भी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से हानियाँ इस प्रकार है। कहने का मतलब ये है कि देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने क्या किया है, तो आज मनुष्य का जो जीवन है वो उस पर निर्भर हो गया है, क्योंकि विज्ञान हमारे चारों तरफ देखिए जो भी चीज़ें हैं वो विज्ञान की ही देन है। उसमें बहुत ही अच्छाइयाँ हैं, मतलब ज़्यादातर अच्छाइयाँ हैं, लेकिन हर चीज़ में अगर किसी चीज़ में अच्छाई होती है तो उसमें बुराई भी ज़रूर होती है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से इसमें भी इसमें लाभ हुए हैं तो हानियाँ भी हुई हैं और होती हैं। तो हम लोग हानियों को देख लेते हैं कि क्या क्या हानियाँ होती हैं, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से मृदा प्रदूषण का होना, ठीक है ना। अब देखिए कृषि में भाई देखिए कीटनाशक दवाएं तो डाली जाती हैं, लेकिन क्या होता है, इससे हमको बेनिफिट तो है, लेकिन इससे लॉस क्या है, इससे लॉस ये है मृदा प्रदूषण हो जाता है। फिर 2nd नंबर पर देखते हैं स्वचालित वाहनों के प्रयोग से वायु प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण का होना। अब देखिए अगर इसकी खूबी की बात की जाए, यानी इसकी तारीफ की जाए, यानी इसके लाभ की बात की जाए, तो क्या है, पहले लोग क्या करते थे कि जो रास्ता तय करने के लिए पैदल चलते थे, ठीक है, और उसके बाद ये बस, ट्रक, मोटर और रेलगाड़ी और वायुयान सब आए, तो हम लोगों को क्या सुविधाएं मिली। लेकिन हम लोगों को सुविधाएं तो मिली, लाभ तो मिला, लेकिन हानि क्या हुई, देखिए हानि ये हुई कि बहुत सारी हानियां भी हुई। इससे क्या हुआ, वायु प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण का होना, इससे ये चीज़ हो गई। क्या हुआ, तो वायु प्रदूषण भी हुआ और ध्वनि प्रदूषण भी होता है। फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। स्वचालित मशीनों के प्रयोग से कारखानों में मजदूरों की आवश्यकता कम पड़ती है, जिसके कारण बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि हुई है। ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि आपके चारों तरफ ये प्रॉब्लम है। क्योंकि देखिए पहले क्या होता था, कोई भी वर्क करने के लिए बहुत सारे मजदूरों की आवश्यकता पड़ती थी, बहुत लोग उस वर्क को करते थे। लेकिन आज क्या है, आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई, विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है कि लोगों का वर्क जो था वो अब मशीनें करने लगी हैं। अब जब मशीनों ने वर्क को करना स्टार्ट कर दिया तो क्या हुआ, तो बेरोजगारी बढ़ गई, अब लोग बेरोजगार हो गए। तो सबसे बड़ी समस्या तो हमारे सम्मुख यही है, क्योंकि जब रोजगार नहीं होगा तो क्या होगा, तब भूखमरी भी होगी, अशिक्षा भी होगी, ठीक है। जब पैसा ही नहीं होगा तो लोग शिक्षित अपने बच्चों को शिक्षित क्या करेंगे, और जो है अन्न और धान कहाँ से लाएंगे, ठीक है ना। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जंगलों की अंधाधुंध कटाई से वातावरण के ताप में परिवर्तन हो रहा है, जिससे वातावरण प्रदूषित होता जा रहा है। देखिए आज हमको क्या है, विज्ञान ने क्या किया, जब उसको ज़मीन की ज़रूरत पड़ी तो कल कारखाने चलाने के लिए ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या हुआ, पहले जंगल थे, पेड़ पौधे थे, और आज वो पेड़ पौधे काट कर बड़े बड़े कारखाने बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ, वातावरण प्रदूषित होता जा रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन बहुत हानियां भी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आज का देखिए लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है यकृत के कार्य लिखो। तो यकृत के कार्य निम्नलिखित है। फर्स्ट नंबर पर देख लेते हैं, यकृत की कोशिकाएं पित्त का स्त्रावण करती हैं,
जो पाचन में सहायता करता है। सेकंड नंबर पर देख लेते हैं, यकृत आंतरीय नाल एवं सामान्य परिवहन के मध्य सेतु का कार्य करता है। देखिए थर्ड नंबर पर देख लेते हैं, वसा का संचय करता है। फोर्थ नंबर पर देख लेते हैं, यकृत अमोनिया को यूरिया में बदलता है। 5 नंबर पर देख लेते हैं, विषैले पदार्थों को यकृत कोशिकाएं निष्क्रिय बनाकर शरीर की रक्षा करती हैं। और 6 नंबर पर देख लेते हैं, लाल रुधिर कणिकाओं एवं प्रोटीन का निर्माण यकृत में होता है। किसका निर्माण? तो लाल रुधिर कणिकाओं एवं प्रोटीन का। फ्रेंड्स आज यहीं तक ये आपका 2020 का पेपर सॉल्व हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल से इसी तरह जुड़े रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक भी ज़रूर कर दें और हो सके तो कम से कम 5 से 6 फ्रेंड्स में ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जिससे उनको भी लाभ हो। देखिए एग्ज़ाम बिल्कुल आने ही वाले हैं, मुश्किल से 2 वीक बचे हुए हैं, तो ऐसा ना हो कि सभी को बेनिफिट हो, तो इसलिए आप अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।